नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आह्वान पर भाजपा सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन। पिकअप की ठोकर से बाइक सवार 3 लोग हुए घायल। गुड़ पुलिस द्वारा 100 डायल की मदद से इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने की पत्रकार वार्ता, सिस्टम पर उठाए कई सवाल। और शराब दुकानों में खुलेआम उड़ाई जा रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आह्वान पर प्रदेश सहित रीवा में भी महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। विगत दिनों इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा दिए गए बयान का ऑडियो वायरल होने के पश्चात कांग्रेस पार्टी भाजपा व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का घेराव करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री के इस बयान को संविधान विरोधी करार देते हुए भाजपा सरकार पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में रीवा में भी कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू व जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण त्रियोगी नारायण शुक्ल भगत द्वारा रीवा कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए ऑडियो की फॉरेंसिक जांच कराए जाने सहित सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग की गई है। अमित शाह जी के इशारे पे शिवराज सिंह जी का पूरा अली बाबा 40 चोरों का कुनबा सरकार गिराने में, जनता सरकार गिराने में कामयाब रहा। चोरी और फिर ताल ठोक के सीना जोरी अगर ये देखना है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप लोकतंत्र के सारे तीसरी चौथी आँख के रूप में जाने जाते हैं। देख रहे हैं कि उन्होंने सहज स्वीकार किया है ताली ठोक के कि हमने चोरी भी की और सीना जोरी भी की और सरकार हमने गिराई है, और मोदी और अमित शाह जी के कहने पे। और ये मामा और माफिया एक है। कमलनाथ जी नेक हैं, और कमलनाथ जी जैसे नेक इंसान जो मुख्यमंत्री थे, जो गरीबों को 100 रुपये यूनिट बिजली का बिल, किसानों को कर्जा माफ, युवा स्वाभिमान योजना के तहत युवाओं को 4000, और इसका उदाहरण आप नगर निगम की लिस्ट उठा के देख सकते हैं कि 1000 से ज़्यादा लोगों को युवा स्वाभिमान योजना के तहत 4000 रुपये 100 दिन का रोजगार दिया गया। अब ये सरकार आई है, रोज़ अखबारों की सुर्खियां हैं कि कोरोना में भ्रष्टाचार, कोरोना में होटल के फर्जी बिल बन गए, कोरोना में गाड़ियों के बिल बन गए। और एक प्रेस के अखबार के बड़े अखबार में लिखा था कि राजस्थान में 3220 रुपये का खर्चा है कोरोना मरीज में, और मध्य प्रदेश की सरकार में 5210 रुपये का खर्चा है। अब जो सरकार भ्रष्ट तरीके से आई हो, षड्यंत्र पूर्वक आई हो, तो उसका एक काम है लूटो, खाओ, कमाओ और विधायकों को खरीदो। हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है कि यह जो षड्यंत्र पूर्वक सरकार बनी है, जो विधायकों को खरीद कर बनी है और जनता की चुनी हुई सरकार के साथ अन्याय हुआ है, ये सरकार को बर्खास्त किया जाए और जनता की चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को फिर से सत्ता की चाबी सौंपी जाए। पिकअप ने मारी बाइक सवार को ठोकर, बाइक सवार 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत तहसील मोड़ के समीप बाइक सवार को पिकअप वाहन ने ठोकर मार दी। वाहन की ठोकर इतनी तेज थी कि बाइक सवार 3 लोग सड़क से दूर जा गिरे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची गुड़ पुलिस के 100 डायल वाहन द्वारा तीनों घायलों को संजय गांधी अस्पताल भेजा गया, जहां बाइक सवार युवती की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। यह विभत्स सड़क दुर्घटना शुक्रवार की दोपहर तकरीबन 3 बजे तब घटित हुई जब सतना से स्प्लेंडर बाइक में सवार होकर गुड़ की तरफ जा रहे बाइक सवार को बंजारी के समीप एक पिकअप वाहन ने ठोकर मार दी। पिकअप वाहन की ठोकर इतनी तेज थी कि बाइक सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें चालक समेत एक युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बंजारी स्थित वाटर फिल्टर प्लांट का वाहन है जिसमें यह सड़क दुर्घटना हुई है। वहीं सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया और दुर्घटना करने वाले वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि पिकअप वाहन चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। पहले हम यही थे कि गुड़ तहसील पीछे यहाँ से निकल रहे थे, ये रीवा की तरफ से एक टेम्पो वाला आ रहा था, पानी लोड किया हुआ था।
और उसके पीछे 2 मोटरसाइकिल वाली थी। तो इसलिए यहाँ पे ये टर्निंग है, यहाँ से टेम्पो वाले ने मोड़ा। टेम्पो वाले की स्पीड ज़्यादा नहीं थी, मगर ये मोटरसाइकिल वालों की स्पीड ज़्यादा थी। तो इन्होंने जैसे ही टेम्पो वाले ने गाड़ी मोड़ी, वो स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाए। तो एक मोटरसाइकिल तो निकल गई, पीछे वाली मोटरसाइकिल ये उससे टकरा गए, तो यहाँ एक्सीडेंट हो गया। क्या है अभी स्थिति, क्या है लोग? अभी उसमें एक लड़की थी, एक लड़का था और एक बाइक जो चला रहा था। तो जो लड़की है उसकी हालत थोड़ी गंभीर है, उसके सर पे चोट आई है, उसकी हालत थोड़ी गंभीर है। लड़का सुरक्षित है, उसको ज़्यादा चोट नहीं आई है, और जो गाड़ी चला रहा था उसको चोट आई। क्या यहाँ घटना पर क्या हुआ? घटना पे अभी डायल 100 आई थी, फ़ोन हम लोगों ने लगाया, डायल 100 आई है यहाँ से। अभी तीनों को लेके, घायलों को तीनों को लेके अस्पताल गई है। रीवा सांसद ने की पत्रकार वार्ता, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष की बताई उपलब्धियां। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए मोदी सरकार की 6 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई। इसके पश्चात उन्होंने अपने कार्यकाल में रीवा रेलवे स्टेशन को मिली सौगातों एवं उपलब्धियों के बारे में भी बताया। इसके अलावा उड़ान योजना में रीवा के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, इस संबंध में भी जानकारी दी और बताया कि 3 बार बोली कैंसिल हो जाने के कारण इस परियोजना में देरी हुई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सिस्टम की नाकामी के चलते जिले में 80% बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं। रीवा जिले में 181 गांव कुपोषण की लिस्ट में शामिल हैं। इस बात को लेकर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किए कि 15 वर्ष में प्रदेश में आपकी ही सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार चल रही है, ऐसे में यह जिम्मेदारी किसकी बनती है? इस सवाल पर सांसद ने कहा कि 70 वर्षों से जो खून में गड़बड़ी है उसे कैसे इतना जल्दी सुधारा जा सकता है। यह आरोप इनडायरेक्ट रूप से कांग्रेस पार्टी पर इनके द्वारा लगाया गया है। सांसद यहीं नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा यह अप्रवासी शब्द जिनके द्वारा भी इजाद किया गया है वह गलत है, इसकी घोर निंदा करते हैं। आप खुद सुनिए सांसद ने इस पर क्या कहा। वहीं सांसद द्वारा जिले भर में कुपोषण दूर करने की दिशा में एक प्रयास किया जा रहा है, जिसमें 80,000 सहजन का पेड़ लगाए जाने की तैयारी है, जो कुपोषण की लिस्ट में आने वाले गाँवों में लगाए जाएंगे, जिसके लिए पौधे भी उनके द्वारा स्वयं अपने आवास में तैयार कराए गए हैं। 2014 का भारत और आज का भारत, कितना बड़ा अंतर है। बाकी सारी उपलब्धियां लोग बता रहे हैं कि कोरोना के दौरान कितनी सफलता रही, लेकिन एक की कल्पना करें आप कि अगर 2014 के पहले का भारत होता तो क्या कोयला से चलने वाला कोई भी बिजली का कारखाना चल पाता? 2014 के पहले 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए बिजली के लिए कोयला कारखानों में रहता था, लेकिन कोयले का उत्पादन बंद, माल ढुलाई में व्यवधान, बिजली के कारखाने में काम करने वाले कोयला मजदूर अवकाश पर, लॉकडाउन में। उसके बावजूद भी कोयले की कोई कमी नहीं हुई, बिजली के उत्पादन में कहीं भी कोई व्यवधान नहीं पड़ा। मैं इस पूरे कोरोना काल में केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं, और ये उपलब्धि कोरोना काल की नहीं है, 2014 के बाद से भारत ने जो तैयारी की उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं बता रहा हूं। हर बिंदु पर तो हम चर्चा कर सकते हैं, आप लोग तमाम रोज लिखते भी हैं, सुना दिखाते भी हैं, लेकिन जिस चीज़ की चर्चा नहीं हुई और वो बात समाज के सामने नहीं आ पाई, देश के सामने, उसे मैंने जब पूरा अध्ययन किया, अब करता हूँ, सोचता हूँ, तो मुझको लगता है कि इससे बड़ा उदाहरण कुछ भी नहीं हो सकता हमारी सरकार की पिछले 5 साल 6 साल की उपलब्धियों का। इससे परीक्षा है, ये कोरोना काल की ये परीक्षा है सरकार की 6 साल की, कि बिजली की सप्लाई में 1 ग्राम कोयले की कहीं कोई कमी नहीं आई। नहीं तो इस देश में पूरा टोटल ब्लैकआउट हो जाता। आपके पास कितना है? 3% परमाणु बिजली है और 7% या 6% कितना सही नहीं याद आ रहा है, ये बाकी दूसरे ये सौर ऊर्जा है, 13 या 15% क्या आपका
हाइड्रो है, बाकी तो सारा कोयले से है। लेकिन ये 6 साल की परीक्षा का एक रिजल्ट ये है प्रत्यक्ष, बाकी तो सारे आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, हर घर को प्रभावित करने वाला उदाहरण है कि बिजली सप्लाई नहीं बंद हुई, कोई भी कारखाना बंद नहीं हुआ बिजली का, कोयले की वजह से। ये केंद्र सरकार के 6 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आर्थिक गतिविधियां भी बहुत तेजी से बढ़ी, सारी दुनिया मंदी की ओर जा रही थी, तब भी भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो नहीं हो पाया और ये कोरोना आ गया। मैंने चुनाव के दौरान एक बात कही थी पूरे कि हमारा पहला काम होगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को राज्य सरकारें अपनी फसल बीमा योजना खुद बना करके लागू करें। तब तमाम सारे लोग हंसते थे, ये क्या बोलता है, इसका तो कुछ जनार्दन ये क्या है, ये क्या बोल रहा है, तो कुछ कर नहीं पा रहा है, कुछ किया नहीं इसलिए ये बोल रहा है, कुछ सोचता है इसका अकील नहीं है इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा है, बोल रहा है। लेकिन मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सिंह की सरकार ने खुद मध्य प्रदेश की फसल बीमा कंपनी बनाने का फैसला किया है। इससे मेरे उस विचार की पुष्टि हुई है जिसे मैं राष्ट्रीय स्तर पर हर प्रदेश में लागू कराना चाहता था, और अब मुझे और बल मिलेगा कि मैं पूरे राज्यों में को लिखूं। मैं लिख रहा हूं राज्य सरकारों को कि आप भी मध्य प्रदेश सरकार की तरह अपने यहाँ फसल बीमा कंपनी बना लो, जिससे आपको भी राहत मिले। मेरे विचार की पुष्टि हुई है। इसके लिए मैं रीवा की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैंने जो विचार रीवा की जनता के सामने रखे थे, रीवा के लोगों ने उस विचार को लेकर के मुझे आगे जाने के लिए हमको बढ़ाने का काम किया और मेरे विचार की पुष्टि हुई राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरा, स्थानीय स्तर पर अगर आप कहें तो 100% रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। रीवा से जो डबलिंग का काम है उसमें कितने 12 या 13 किलोमीटर की 16 किलोमीटर का निर्माण और पूरा हुआ है। एक और वॉशिंग पिट आई है जिससे और भी रेलों की धुलाई हो सके। महिला प्रतीक्षालय और वो सेल्फी पॉइंट का सौंदर्यीकरण वाले का तो आप सब लोग उसके गवाही ही हो। 100 मीटर का राष्ट्रीय ध्वज और 36 CCTV कैमरे लगे। रीवा में एक तीसरा नया प्लेटफार्म शुरू हुआ है और 46 श्रमिक ट्रेनें रीवा आई। तो इस तरह से ये जो कार्यकाल रहा 1 वर्ष का, उसमें ये प्रत्यक्ष जो काम हुए हैं उनका है। बाकी जो सबसे प्रमुख काम है, उड़ान के लिए 3 बार बोलियां लगी, कोई विमान कंपनी बोली नहीं लगाई। लगाने के कारण वो तारीखें टलती रहीं और जिस दिन यहाँ उड़ान शुरू हो जाएगी उस दिन आपका 100 करोड़ रुपए रखा हुआ है केंद्र सरकार के पास रीवा के एयरपोर्ट के लिए। उड़ान शुरू होगी उसी दिन 100 करोड़ रुपए आपको रीवा एयरपोर्ट के लिए मिल जाएगा और हवाई अड्डे का निर्माण शुरू हो सकेगा। अब तो अपनी प्रदेश सरकार भी है, तो राज्य सरकार खुद इंटरेस्टेड है कि जमीन अधिग्रहण हो जाए, जल्दी कर लें। लेकिन केंद्र के पास रीवा का पैसा रखा हुआ है। उड़ान शुरू, आपको पैसा मिल गया। 181 गाँव में एक गाँव वाइज है
दबा हुआ। गांव वाइज है, ब्लॉक वाइज है, गांव में और ब्लॉक में 182 गांव की सूची है उनके पास। वो कई क्लासिफिकेशन कर रखा है उन्होंने, कुपोषित, अति कुपोषित, सामान्य, इस तरह से 3 श्रेणियां हैं उनकी। तो वो चाहे जो भी हो, उन्होंने अपना बना लिया है जितना बनाना। हम तो 80% बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं इस जिले में। 80% बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं। जो लोग ये समझते हैं ना कि मेरा बच्चा स्वस्थ है, सब ये कुपोषित बच्चे पैदा, 80% बच्चे पैदा कुपोषित हो रहे हैं। गवर्नमेंट का मतलब नहीं है इसमें कई चीजें हैं, केवल अकेले गवर्नमेंट का मामला नहीं है ये। अरे भैया, कुपोषण केवल सरकारी प्रयासों से दूर नहीं होगा। कुपोषण के कई कारण है। खान पान भी गड़बड़ी है। आप चाउमीन खाओगे और स्वस्थ बच्चे पैदा होगा, चाउमीन खाने से स्वस्थ बच्चा पैदा नहीं होगा। कुपोषण के लिए कई, शहर वाले चाउमीन खाते हैं कि गाँव वाले भी चले जाओ ना, तमाशा देखो। शराब पीने से कुपोषित बच्चा पैदा होगा, वो बचेगा। आखिर कुछ तो खा रहे हैं लोग, यहाँ खाने को शराब पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर रहे हो। मजदूर औरतें जिस तरह से हो रहा है वो सब। आदमी पी रहा है कि औरत आप दूर समाज कहाँ हो? 16 साल की बच्चियां नशे की गोलियां ले रही हैं, शराब पी रही, कोरस पी रही हैं। आप तो समाज से बहुत दूर हो। एक तो यह प्रवासी शब्द जो है, इसका जिस किसी ने भी इजाद किया हो, मैं उसकी निंदा करता हूं। और उससे बड़ा अपमानजनक कोई शब्द हो नहीं सकता। इसको एक बार नहीं, मैं सैकड़ों बार अपने लोगों के बीच कह चुका हूं कि इससे गंदा शब्द कुछ हो नहीं सकता। परेशान मजदूर कहिए, परेशान श्रमिक बोलिए। अप्रवासी शब्द यह अंग्रेजी का माइग्रेशन का शब्द है, और इसको कभी कहीं किसी ने भी, मीडिया वाले ने भी नहीं कहा कि यह प्रवासी शब्द गलत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको कि आपने मेरे विचार को आगे बढ़ाने का, इसको जरूर लिखे कि ये, इससे गंदा शब्द कोई हो नहीं सकता। और मैं इसको कई बार बोल चुका हूं कि अप्रवासी मत कहो, ये परेशान मजदूर हैं। अब रहा सवाल 1 लाख लोगों को रोजगार देने का। एक चुनौती है, बहुत सरलता से इसको हाँ दिया जाएगा, दे सकते हैं। पर अब भाई जाऊँ तो कहत रहे। एक पटना गांव तो एक आदमी 15 दिन से मेड़ बंधान नहीं दे रहे, खाए रहा, सिगरेटी खा रहा, ये कर रहा, कुछ नहीं हो रहा है। प्रयास किया, मेड़ बंधान मंजूर हो गई तो उनका मजदूर लगोगे ना, उसमें तो दूर नहीं है, खंती लगा के अपना डाल लो। अरे बिल्कुल साहब, वो तो सब होगा। अब मैं गया वहाँ, हमारे रिश्तेदार, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वो जेसीबी लगाए, खुदवा रहे थे। तो हमने कहा ये क्या है, FIR करो। हमने कहा FIR होगी, और लिख के दिया। हमने कहा कल अगर यहाँ नहीं होगा तो मैं FIR कराऊंगा, भले तुम मेरे जो भी हो। और हमने कहा बंद करो FIR। उसको मशीन वाले को कहा कि ले जाओ यहाँ से, मशीन यहाँ से ले जाओ, नहीं तो तुम्हें पकड़ाऊंगा। और उसके यहाँ से मशीन हटवा लिया। तो सोसाइटी है ना, ये समाज है। इसलिए मैं कहता हूँ कि समाज करेगा। अब वो आप कह रहे हो कि 60 रुपया मांगता है, नहीं हमको दे रहा है मेड़ बंधान के लिए। अब मेड़ बंधान के लिए मिल गया, मुझको मालूम है कि 1 पैसे सेक्रेटरी ने नहीं लिया, ना सरपंच ने लिया, ना कलेक्टर ने लिया। मेड़ बंधान मंजूर हो गया। अब मेड़ बंधान जिस दिन मंजूर हुआ, उसके दूसरे दिन उसने JCB लगा करके और काम शुरू कर दिया। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम कहाँ तक मॉनिटरिंग कर पाएंगे उसमें, कि जो जिस काम के लिए पैसा हमने दिया है वो उस काम को नियमानुकूल या वहाँ पर श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये एक सबसे बड़ी मूल चुनौती होगी हमारे सामने। पैसे की कमी नहीं है, योजनाओं की कमी नहीं है, लेकिन सिस्टम में हम कितने प्रतिशत हम ले जाके उनको काम उपलब्ध करा पाते हैं, वो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। और मैं समझता हूँ कि इतना तो तय है कि एक भी श्रमिक बेरोजगार नहीं रहेगा, उसको रोजगार मिलेगा ही। और रीवा जिले में तो आपका भर सहयोग हमको चाहिए।
शराब दुकानों में खुलेआम उड़ाई जा रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जी हां, शासन प्रशासन एक तरफ जहां इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर लगातार कई प्रयास कर रही है, वहीं शराब की दुकानों में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं, यह वीडियो है पीटीएस के समीप संचालित देसी शराब दुकान का, जहां पूरी सड़क को घेर कर लोग शराब खरीदते देखे जा रहे हैं, जिसके कारण इस भीड़ भाड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ रही हैं। आखिरकार इस दिशा में जिम्मेदार क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं, यह भी अपने आप में एक अहम सवाल है। यह पूरे सिस्टम और व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान है। इसे क्या माना जाए कि शराब की दुकानों में कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं होगा, या फिर मुनाफाखोरी के चलते इस बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस विषय पर पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में है। एक तरफ जहां धार्मिक स्थलों पर जागरूकता के लिए पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शराब की दुकानों के लिए पूरी छूट दी गई है। आखिर यह दोहरी व्यवस्था क्यों, यह भी अपने आप में एक बड़ा अहम सवाल है। रीवा के प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ला द्वारा प्रधानमंत्री केयर फंड में 1 लाख रुपए दान किए गए हैं। उनकी इस मदद पर रीवा दर्शन उनको हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता है। इस संकट की घड़ी में पीड़ित मानवता की सेवा में जो कार्य किया गया है वह अतुलनीय एवं अनुकरणीय भी है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को देखते हुए संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए रीवा शहर के वरिष्ठ प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ला, जिनकी उम्र तकरीबन 81 वर्ष है, वो स्वयं एक्सिस बैंक के माध्यम से 1 लाख रुपए की राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा की है। इस कार्य पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय शंकर मिश्रा ने भी उन्हें बधाई दी है। रायपुर कचुलियान पुलिस ने पकड़ा 1 करोड़ से अधिक कीमत का अवैध गांजा। पुलिस कंट्रोल रूम रीवा में कप्तान आबिद खान ने रायपुर कचुलियान पुलिस द्वारा की गई अवैध गांजे के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही का खुलासा किया है। रीवा एसपी आबिद खान ने खुलासा करते हुए बताया कि रायपुर कचुलियान के ग्राम चोरगढ़ी स्थित ट्रक क्रमांक CG 047D 7277 में भारी मात्रा में गांजा पकड़ा गया है, जो कि आंध्र प्रदेश से लाया जा रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद तत्काल घेराबंदी करते हुए ट्रक की जांच पड़ताल की गई तो भारी मात्रा में गांजा पाया गया। वहीं ट्रक में सवार 2 आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनका नाम सरबीर सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी मलिकपुर अगोड़िया कानपुर उत्तर प्रदेश व दूसरा आरोपी सूरज मराबी उम्र 35 वर्ष निवासी पाली कोरबा छत्तीसगढ़ का बताया गया है, जिन्हें पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है, जिसमें तकरीबन 18 कुंटल गांजा पाया गया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ से अधिक बताई गई है। इस कार्यवाही को अंजाम तक पहुंचाने में थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह व थाने की टीम का विशेष योगदान रहा। रायपुर कचुलियान पुलिस जो रीवा जिले में हमारा थाना है, और उसको एक इनपुट मिला गांजे के बारे में, और जिस पर से हम लोगों ने एक ट्रक को चेक किया। चेक करने पर ट्रक में बाहर से तो उसमें करीब नमक हर तरफ रखा हुआ था, नमक रखा हुआ था। करीब 500 पैकेट नमक के जब हटाए गए हैं तो उसके अंदर जो है गांजे के पैकेट्स बांध के बड़े व्यवस्थित ढंग से पैक करके उसको रखा गया था। ऐसे करीब 59 पैकेट्स हम लोग को मिले, और उन 59 पैकेट्स के अंदर भी और बारीकी से उसको पैक किया गया था अलग अलग छोटे पैकेटों में। और इसका तौल प्रक्रिया जब पूरी की गई तो करीब ये 1833 किलो गांजा जो है ये समझ में आ रहा है। और एक ट्रक हम लोग ने जब्त किया है, जो ट्रक में इसको लेके जाया जा रहा था। 2 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, जो ड्राइवर और क्लीनर जिनको कह सकते हैं आप। एक का नाम सरवेश सिंह है, 22 वर्ष का है, ये कानपुर का रहने वाला है। और एक सूरज मरावी है, 35 वर्ष का, ये कोरबा का रहने वाला है, छत्तीसगढ़ का। ये जो ट्रक है इसके अंदर जब चेक किया गया तो ये नंबर तो छत्तीसगढ़ का गाड़ी में लगा रखा है इसने, लेकिन ट्रक के अंदर एक उड़ीसा का नंबर प्लेट भी 2 नंबर प्लेट्स रखी हुई हैं, जिनको कि जब ये आते हैं आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ में या रास्ते में उड़ीसा पड़ता है उसमें इसका उपयोग करते हैं। और जो इसका पूरा किंग पिन अभी जो समझ में आ रहा है वो रायपुर बेस्ड कोई व्यक्ति है, जो इसको मंगवाता है आंध्र प्रदेश से और फिर यूपी में सप्लाई करता है। ये पूरा गांजा जो अभी तक की पूछताछ में समझ में आया है वो इलाहाबाद जाने के लिए डेस्टिन्ड था, यानी कि इलाहाबाद जाना था इसको।
रीवा के युग पुरुष कहे जाने वाले प्रखर समाजवादी व जनता के दिलों में वास करने वाले स्वर्गीय जमुना प्रसाद शास्त्री की 12 जून को जन्म जयंती मनाई जाती है, परंतु कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन प्रशासन की गाइडलाइन के चलते कोई आयोजन नहीं किया गया। ऐसी परिस्थिति में उनके प्रपौत्र अनंत सैनम शास्त्री द्वारा रीवा नगरवासियों से अपील की है कि समस्त रीवावासी शास्त्री जी को अपना परिवार समझते थे और वो भी रीवावासियों को अपने से कभी अलग नहीं रखे। जनता जनार्दन के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन रीवा के साथ साथ देश के लिए समर्पित किया था। उनकी जयंती पर उनके चरणों में सत सत नमन। अतिथि विद्वानों ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के अतिथि विद्वानों ने मानदेय दिलाए जाने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर पीयूष रंजन अग्रवाल को ज्ञापन सौंपते हुए मई एवं जून माह का मानदेय दिलाए जाने की मांग की है। अतिथि विद्वानों द्वारा ज्ञापन सौंपते हुए मानदेय की मांग करते हुए कहा गया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 23 अप्रैल 2020 को अंगीकृत करते हुए 18 मई से 26 जून तक ग्रीष्म अवकाश घोषित किया गया था। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ऑनलाइन कक्षाओं को बंद करने का मौखिक आदेश भी दिया था, जबकि इस दौरान भी कई गतिविधियां अतिथि विद्वानों द्वारा संचालित कराई गईं। सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में कुलपति ने आश्वासन दिया है कि 16 तारीख की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में इस मुद्दे को रखा जाएगा। उसके बाद जो निर्णय आएगा उस पर विचार किया जाएगा। माननीय कुलपति जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, मई का जो है वेतनमान दिया जाए और जून का जो भी राज्य शासन का आदेश आया है तो उसमें माननीय कुलपति जी का आश्वासन मिला है कि हम अपने 16 तारीख को स्टैंडिंग कमेटी में बैठ के बात करेंगे और तय करेंगे। हम लोगों का कहना ये था कि इस कोरोना पीरियड में जो महाविद्यालय में जो भी राज्य शासन का आदेश आया है 30,000 रुपया मंथ, उस हिसाब से हम लोगों को दिया जाए। माननीय कुलपति जी और यहाँ का जो विश्वविद्यालय का जो रवैया है तो ढुलमुल रवैये के कारण हम लोगों का अभी मई का वेतन नहीं मिल पाया है और जून का भी वेतन देने में असमर्थता जाहिर कर रही है। और ऐसे में अतिथि विद्वानों की जो स्थिति है दिनों दिन जो है नीचे की ओर जा रही है। वो पठन पाठन और जो भी ऑनलाइन प्रोसेस है कर रहे हैं, मगर उनको खाने पीने की और रहने की सुविधा हो रही है। कुछ लोग मध्य प्रदेश से बाहर के भी हैं, कुछ लोग मध्य प्रदेश के निवासी हैं, पर समस्त लोगों को जो है पैसे की आवश्यकता तो है ही है। मूलभूत समस्याओं से रोटी कपड़ा और मकान जो मूल समस्या है उससे जूझना पड़ रहा है। और इतने समय से हम लोग जो है राज्य शासन की मांग कर रहे थे, वह अगर माननीय कुलपति जी आदेश अगर लागू कर दें तो लगभग सबको 30,000 रुपये मिलने लगे तो बड़ी कृपा होगी। हम लोगों ने कार्य परिषद सदस्यों को भी दिया है। और अगर यूजीसी का मानदेय लागू करते हैं, जैसा कि उच्च शिक्षा विभाग में विश्वविद्यालयों में लागू है 50,000 रुपये, अगर ऐसा कर दें तो और बहुत सी हम लोगों की समस्याएं जो है उससे निजात मिल जाएगा। इसी संदर्भ में ज्ञापन दिया है। आगे चल के अगर हम लोगों को एक सरल सुलभ तरीके से यह प्राप्त हो जाता है तो कोई भी आंदोलन या किसी भी स्थिति तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। और हमारे समस्त साथी बहुत ही मानसिक रूप से परेशान हैं, क्योंकि यह समय जो है बहुत कष्टदायी है। और इस समय जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, उन सभी का आह्वान है कि इस पीरियड में किसी का वेतन न तो काटा जाए और न तो रोका जाए। अखिल भारतीय सिंधु संत समाज के राष्ट्रीय संरक्षक व महंत स्वामी संतोष दास महाराज की पुष्पांजलि सभा का आयोजन सिंधु सभा भवन में संपन्न हुआ। गत 11 जून को स्थानीय सिंधु भवन में अखिल भारतीय सिंधु संत समाज के राष्ट्रीय संरक्षक श्री महंत स्वामी संतोष दास महाराज जी की पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम महंत स्वामी कमलदास जी ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वामी जी को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इस दौरान सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष सरदार प्रहलाद सिंह जी ने स्वामी जी के साथ गुजारे हुए पलों का जिक्र करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। इस दौरान वहां मौजूद सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि संत इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी विभूति होते हैं, उनको खोकर जो क्षति समाज को होती है उसकी पूर्ति संभव नहीं है। और
चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आह्वान पर भाजपा सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन। पिकअप की ठोकर से बाइक सवार 3 लोग हुए घायल। गुड़ पुलिस द्वारा 100 डायल की मदद से इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने की पत्रकार वार्ता, सिस्टम पर उठाए कई सवाल। और शराब दुकानों में खुलेआम उड़ाई जा रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।